हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी के नियम पर। तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी का नियम। तो देखिए, विलियम हेनरी 1803 में इन्होंने गैस का द्रव में विलेयता के आधार पर दाब का अध्ययन किया और एक ठो नियम दिया। यहाँ एक शब्द आया है विलेयता, तो समझ लीजिए विलेयता क्या होता है। देखिए, किसी भी विलयन में कितना विलेय खुला है उसी को क्या कहते हैं, विलेयता। तो हेनरी क्या किए, गैस लिए, द्रव लिए, इस गैस को द्रव में घोल दिए। अब इस पर क्या, इससे गैस का जो दाब है उसका विलयन पर क्या असर पड़ रहा है, इसी का मात्रात्मक अध्ययन किया और एक नियम दे दिया, एक संबंध बता दिया, उसी को क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। तो देखिए ये क्या बताए थे, इन्होंने कहा निश्चित ताप पर, क्या कहें, निश्चित ताप पर किसी गैस का द्रव में या किसी गैस का आंशिक दाब यानी P विलयन में या विलयन में गैस के मोल अंश यानी यक्स के समानुपाती होता है। हेनरी यही इतना बताए थे। क्या कहें कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब किसी विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि अगर इसको हम संकेत के रूप में समझें तो क्या कहें हैं, आंशिक दाब यानी कि P ये किसके समानुपाती होगा, यक्स के। ठीक, यही है हेनरी का नियम, आंशिक दाब समानुपाती यक्स। अब देखिए, अगर इसको हम हटा दें तो एक ठो आता है स्थिरांक P बराबर KH यक्स। अब देखिए यहाँ जो KH है ये है हेनरी स्थिरांक और यक्स है मोल अंश, P है आंशिक दाब, ये क्या है, आंशिक दाब। अब अगर यहाँ से हम KH का मान निकालना चाहें तो यक्स को उधर भेज देंगे, KH बराबर क्या हो जाएगा, P अपान यक्स। यक्स का मान निकालना चाहें तो P अपान KH और P का मान निकालना चाहें तो ये है ही पहले से। तो अगर इस सूत्र पर न्यूमेरिकल पूछा गया तो लगा लेंगे आप लोग एकदम आसानी से। तो देखिए इतना उतार लीजिए, फिर इसके बाद बढ़िया से दिखाई दे रहा है, बोर्ड बढ़िया से क्लियर आ रहा है ना। चलिए देखिए अब ये था हेनरी का नियम। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं या अनुप्रयोग क्या हैं वो समझिए। अनुप्रयोग या तो इसी को एग्जाम्पल समझ लीजिए। हेनरी के नियम का एग्जाम्पल क्या है, अनुप्रयोग क्या है। अच्छा ये ज़्यादा चल रहा है, तो चलिए देखिए, हेनरी तो बता दिए कि हेनरी चचा तो बता दिए कि हाँ जो दाब है, आंशिक दाब है, वो मोल अंश के समानुपाती होगा। तो अब हम उसको व्यवहारिक जीवन में देख लेते हैं कि सही बताए हैं कि ऐसे ही मनमानी तुक्का मार के चले गए। तो आप लोगों ने ठंडा पिया होगा, ठंडा यानी वही स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का, जो ये सब पिया होगा। तो देखिए आप लोग करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए ये है बोतल, जैसे ही ठंडे की बोतल को, इस ढक्कन को ऐसे खोलते हैं तो इसमें पहले इसको ऐसे दबाएंगे, अभी तो ये दब जा रहा है, जब ठंडा भरा रहेगा तब इसको दबाएंगे तो इतना नहीं दबेगा। तो जैसे ही इसकी ढक्कन को खोलेंगे, अब इसमें जो गैस है उसका दाब हो जाता है कम और ये खचाक देना बाहर आ जाती है। ठीक, तो देखिए दाब पहले जब बंद करते समय इसका दाब बढ़ाकर बंद करते हैं ताकि गैस इसमें अच्छी तरह से घुल जाए, CO2 भरी रहती है वो अच्छी तरह से घुल जाए। जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं इसका दाब हो जाता है कम। अब जब दाब कम हो जाएगा तो यहाँ से CO2 बाहर निकलना चाहिए। एक ठो ग्लास ले लीजिए, उसी में ठंडा लीजिए और ध्यान से उसकी सतह को देखेंगे तो बुझ करके, बूंद करके बाहर निकलता रहता है, वही CO2 बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। तो पहला क्या हो गया, देखिए जब हम ठंडे की बोतल को या फिर सोडा वाटर या पेयजल, सोडा वाटर या ठंडा ही समझिए, जब हम ठंडे की बोतल को खोलते हैं तो गैस का दाब धीरे धीरे हो जाता है कम और CO2 बुदबुदाहट के साथ बाहर आ जाती है। दूसरा समझ लीजिए, वो फेफड़ों में O2 व CO2 का आदान प्रदान। देखिए ये फेफड़ा हो गया, ये है फेफड़ा, यही बढ़िया से बन जाए फेफड़ा। अच्छा फेफड़ा अच्छे से नहीं बना, चलिए ये जिसका फेफड़ा है वो सिगरेट वगैरह पीता होगा इसलिए अच्छे से नहीं बना है। तो अब होगा क्या, इसके अंदर ऐसे बहुत से गुच्छे पाए जाते हैं, इन गुच्छों को कहते हैं एल्वियोलाई। अगर इन गुच्छों को हम, इस एक को हम बड़ा करें, अगर जूम करें तो वो एल्वियोलाई ऐसा दिखाई देगा। मान लीजिए ऊपर वाला छोड़ दे रहे हैं, अच्छा बना जूम है कर दे रहे हैं, ये देखिए एल्वियोलाई। अब होता क्या है, इसके बगल बगल में ऐसे रक्त वाहिनियाँ गई रहती हैं। अब इसमें O2 बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक, अब जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ बहुत अधिक मात्रा में है और बाहर से हम और लेते हैं तो दाब बढ़ जाता है। अब ये ऑक्सीजन कहता है खतरा है भैया चलो यहाँ से कहीं, अब यहाँ से वो जाना चाहता है तो ये चला जाता है रुधिर वाहिनियों में, अब यहाँ आ जाएगा O2। अब इसी तरह कोशिकाओं में जब
ऊर्जा निर्माण हो जाएगा तो वहाँ से CO2 बनता है। अब मान लीजिए इधर वाली जो ये रक्त वाहिनी है इसमें CO2 है बहुत ज़्यादा, तो अब क्या करेगा, अब रुधिर वाहिनियों में CO2 बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये भी बाहर जाना चाहेगा तो ये आ जाता है इसमें, ठीक। तो फेफड़ों व रुधिर वाहिनियों, यहाँ लिख लीजिएगा फेफड़ों व रुधिर वाहिनियों में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान, ठीक। तीसरा समझिए, जाने वाला नहीं, चलिए पर्वतीय भाग में व मैदानी भाग में। देखिए जैसे मान लीजिए ये है सतह और इसी सतह पर यहाँ है इधर पर्वत वाला भाग है, इधर ये अधिक ऊंचाई वाला भाग है, यहाँ भी लोग रहते हैं, ये है ये छोटिया है और इधर है छोटुआ, ये लीजिए। तो देखिए ये है मैदानी भाग और ये है पर्वतीय भाग। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर O2 जो है O2 ये अधिक रहेगा और यहाँ पर O2 पाया जाएगा कम, यानी यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा मैदानी भागों में और पर्वतीय भागों में ऑक्सीजन रहेगा कम। अब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का जो दाब होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन का जो दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो देखिए होता क्या है, जो पर्वतीय भाग हैं वहाँ मैदानी भागों की तुलना में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है, इसका मतलब इधर जो ये छोटिया जो है उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा। अब छोटिया को जैसे ही ऑक्सीजन कम मिलता है तो छोटिया की तबीयत हो जाती है ख़राब, इसको दर्द होने लगता है इसके शरीर में और इसके सोचने की क्षमता कम हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है और इसी स्थिति को कहते हैं एनाक्सिया। क्या कहते हैं, एनाक्सिया। सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। एक तो बेचारी लड़की पहले से कम सोचती है, भगवान ने दिमाग ही कम दिए है बेचारी को, और अब तो वो ठीक है थोड़ा बहुत लगाने लगे हैं दूसरों का देख देख, बेचारी को पहले से कम दिए हैं, इधर ऊंचाई वाले भाग पर रह रही है, ऑक्सीजन की कमी हुई और वो कम हो गया, इसकी स्थिति इससे बहुत ख़राब हो गई। तो ये जो एनाक्सिया है ये भी किस पर आधारित है, हेनरी के नियम पर। अब देखिए इसको चौथा अब जो है तीसरे में क्या लिखेंगे आप लोग, एनाक्सिया। एनाक्सिया होगा कैसे, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई, सोचने की क्षमता कम, उसी को क्या कहेंगे, एनाक्सिया। चौथा है गोताखोर। देखिए ये है स्थल और इसी में ये है समुद्र, इधर वाला भाग ये है समुद्र। अब मान लीजिए, मान क्या लीजिए, सही में है ही। देखिए जो छोटिया है बेचारी डूब गई, अंदर जाके डूब गई ये। हाँ अगर पता करना है छोटिया है कि छोटुआ है तो बाल देख लीजिएगा, बाल बड़ा बड़ा यानी छोटिया है। हाँ तो अब ये मत सोचिए मेरा भी बाल बड़ा बड़ा है तो ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर एक ठो गोताखोर आता है, एक ठो गाँव में उसको बुढ़वा कहते हैं। अब वो आएगा और एक ठो टंकी लेकर अंदर चला जाएगा। मान लीजिए ये गोताखोर गया इधर ये, अब ये एक ठो ऑक्सीजन की टंकी लगाया रहता है, श्वास टैंक बोलते हैं उसको, श्वास टैंक। अब ध्यान से देखिए जैसे ही ये नीचे जाएगा, गोताखोर जैसे ही नीचे जाएगा तो नीचे जाने पर ये देखिए इसके ऊपर के जितने भी जल हैं ये इस पर दाब लगाएंगे, ये इस पर लगाएंगे दाब। अब दाब हो जाएगा ज़्यादा तो जो गैसें रहती हैं, वायुमंडलीय गैसें, वो उसके शरीर में रुधिर वाहिनियों में अच्छे से घुल जाती हैं। अब छोटिया को पकड़ा, उसकी चुंडी पकड़कर ऐसे बाहर ला रहा है, तो जब बाहर लाएगा तो जैसे जैसे सतह पर आएगा तो देखिए नीचे जाने पर दाब बढ़ जा रहा है और ऊपर जाने पर कम हो जा रहा है, नीचे जाने पे ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि पानी का भार बढ़ता जा रहा है, उस पर दाब लगा रहा है, नीचे आने पे कम हो जा रहा है। तो जैसे ही ये सतह पर आएगा तो सतह पर आने पर उससे नाइट्रोजन के बुलबुले निकलेंगे, जो गैसें घुली रहती हैं वो नाइट्रोजन के बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती हैं। अब जब नाइट्रोजन के बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हैं तो इससे कोशिकाओं में अवरोध होता है। देखिए जैसे ही वो सतह पर आता है तो जो दाब है ये क्या हो जाता है, कम, और इससे N2 के बुलबुले निकलते हैं। इन बुलबुलों से शरीर में अवरोध होता है और खुजलाहट होती है, खुजलाहट, ठीक। और इस स्थिति को, इससे अवरोध और खुजलाहट से शरीर टेढ़ा हो जाता है, इसको कहते हैं बेंट। शरीर हो जाता है टेढ़ा और इस स्थिति को कहते हैं बेंट। तो बेंट से बचने के लिए ये जो गोताखोर है ये श्वास टैंक में 3 ठो गैस, श्वास टैंक में हीलियम गैस मिला लेता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए हीलियम की जो मात्रा रहती है वो 11.7%, नाइट्रोजन की मात्रा 56.2% और ऑक्सीजन की मात्रा 32.1%। ये जो श्वास टैंक में गोताखोर हैं वो इन्हीं तीनों गैस का मिश्रण लेकर तब जाते हैं। अगर सवाल पूछा गया कि बताइए गोताखोर श्वास टैंक में हीलियम गैस का मिश्रण क्यों प्रयोग करते हैं, तो अभी जितना बताया गया उतना बता दीजिएगा। क्योंकि गोताखोर जैसे ही सतह पर आएंगे वाष्प दाब हो जाएगा कम, उनके शरीर में हो जाएगी खुजलाहट, उनको हो जाएगा कोशिकाओं में अवरोध, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इससे बचने के लिए वो हीलियम का मिश्रण उपयोग कर लेते हैं। तो अब देखिए ये था हेनरी के नियम का अनुप्रयोग या एग्जाम्पल। अब देख लीजिए हेनरी के नियम की सीमाएँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं, वो देखिए। तो इधर छापना हो छाप लीजिए। अब आगे
हेनरी के नियम की सीमाएं या कमियां। हेनरी जो अपना नियम बताएं P प्रोपोर्शनल X, उसमें क्या क्या कमी रह गई वो देखिए। हेनरी ने कहा जो दाब है ये अधिक नहीं होना चाहिए, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। अगर जैसे दाब अधिक कर दिए, बहुत ज़्यादा अधिक कर दिए, तो जो गैस है वो द्रव में बदल जाती है, ठीक। तो इसलिए दाब अगर अधिक रहा तो वहाँ हेनरी का नियम नहीं लागू होगा। दूसरा इन्होंने कहा ताप कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। पहला इन्होंने कहा ताप ज़्यादा बढ़ाओ मत, दूसरा कहा ताप ज़्यादा कम मत करो, ठीक। ठंडी है तो ये नहीं है कि हाँ ताप एकदम बढ़ा के सेकत रही है, ताप ज़्यादा कम नहीं करना है। तीसरा इन्होंने कहा जो गैस की विलेयता है, गैस की विलायक में विलेयता है, विलेयता अधिक न हो, ठीक। जो गैसें हैं वो विलायक में बहुत ज़्यादा मिल ना जाएं, ये तीसरा हो गया। अब अच्छा कहाँ ये अधिक ना हो, कम हो, डायरेक्ट लिख दीजिए, नकारात्मक कहें, विलेयता कम होना चाहिए। ये तीसरी सीमा यानी तीसरी कमियां हैं। अब जो चौथी कमी है उन्होंने कहा गैस का आणविक अवस्था जो है, गैस की आणविक अवस्था जो है वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए, ठीक। चौथा क्या बताया उन्होंने कि गैस की आणविक अवस्था अपरिवर्तित होनी चाहिए। पांचवा इन्होंने बताया जल में HCl प्लस HCl व NH3 के मिश्रण पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। देखिए जैसे ही हम जल में HCl और NH3 जो खोलेंगे तो उस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। क्यों, समझ लीजिए। जैसे यहाँ है H2O, इसकी क्रिया करा दिए NH3 से, तो बन क्या जाएगा, ये बन जाता है NH4OH। अब ये जो NH4OH है ये आयनित हो जाता है NH4 प्लस में और प्लस OH माइनस में टूट जाता है। अब जहाँ भी जो पदार्थ है अगर वो आयनित हुआ तो वहाँ हेनरी का नियम नहीं लागू होता है। HCl भी आयनित हो जाता है, ये H प्लस प्लस Cl माइनस बना लेता है। अगर इसी जल की जगह हम बेंजीन ले लें तो बेंजीन में HCl और NH3 अल्प विलेय होती है, वहाँ हेनरी का नियम लागू हो जाता है। लेकिन अगर जल में हम HCl और NH3 लिए हैं तो वहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, ठीक। तो हेनरी आज के लिए इतना ही, ये था हेनरी का नियम, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसमें जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट अब ये नहीं काम कर रहा है, रुक जाइए।